हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको डेप्रीसिएशन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। आई होप आप पार्ट 1 अच्छे से देख चुके हैं लेक्चर और उसका नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग का डेप्रीसिएशन का पार्ट 2 है और आज हम डेप्रीसिएशन के मेथड्स के बारे में जानेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। पेन और पेपर लेके सामने बैठिए। चलिए देखिए आज के क्लास का हमारा टॉपिक क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन की डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के कौन कौन से मेथड है ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उस मेथड में से जो भी वेरियस मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कौन कौन से जर्नल एंट्री होते हैं वो, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा ये सब टॉपिक रहेगा। इन टॉपिक को आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए एक सेकेंड, ओके चलिए सबसे पहले बच्चे जो मेथड है, जो मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन है, दो मेथड आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा पढ़ना है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के मेथड तो कई सारे होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, एनवीटी मेथड, डेप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, वेरियस मेथड है। बट क्लास 11th में हमें दो मेथड पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो आज की क्लास में उन मेथड में से हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? क्योंकि इसमें डेप्रीसिएशन जो इंपोज किया जाता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही किया जाता है, जिस कॉस्ट पे मैंने एसेट्स को परचेज किया है। जिस कॉस्ट पे मैंने एसेट्स को एक्वायर किया है उस कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रीसिएशन इंपोज किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इस मेथड में डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए इस मेथड का नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। नेक्स्ट है अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर। बच्चे इस मेथड में डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। क्योंकि अगर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है तो अगर मान लो आपने एक एसेट्स 1 लाख में खरीदे तो उसी 1 लाख पे 10% हर साल चार्ज करोगे तो 1 लाख का 10% 10,000 हर साल आएगा। तो इस मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल सेम आता है। अंडर दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस टू जीरो। इस मेथड में एसेट्स के बुक वैल्यू को हम लोग जीरो तक रिड्यूस करते हैं। ईयरली डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ये एनुअल डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला चाहिए तो वो भी लिख लीजिए। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला
लिखिए रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? तो जो एनुअल डेप्रीसिएशन निकला दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, टोटल कॉस्ट मतलब वही इनिशियल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, तो ये निकल जाएगा डेप्रीसिएशन का रेट परसेंटेज में। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए बच्चे। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कौन कौन से जर्नल एंट्री है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एंट्री फॉर परचेज ऑफ असेट्स, जब हम एसेट्स परचेज करेंगे, तो जब हम असेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, सॉरी असेट्स आएगा, तो जो असेट्स खरीदेंगे, अगर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर डेबिट, मशीन खरीदे तो मशीन डेबिट। और टू बैंक, यदि पैसा हम पे कर रहे हैं तो टू बैंक, अगर उधार है तो टू वेंडर। किसी के मन में आएगा सर कैश नहीं लिख सकते? हाँ बच्चे लिख सकते हो कैश, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैश और बैंक बोथ आर सेम, समझ बात ना? अब तक आप कहते थे ना कैश बैंक अलग अलग, यहाँ पे आप कैश लिखो बैंक लिखो दोनों ही सही है। ये एज्यूम कहता है अब आप बड़े हो गए हो, बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, समझ गए बात ना? तो जब कोई भी एसेट्स खरीदिएगा तो एसेट्स डेबिट टू बैंक यदि पेमेंट कर रहे हैं, और उधार में है तो टू वेंडर, क्रेडिटर के लिए वेंडर वर्ड यूज करते हैं, ठीक ना? ओके। दूसरा एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अगर मान लो सेशन के एंड में आप डेप्रीसिएशन जब इंपोज करेंगे सेशन के एंड में, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है आपका, डेप्रीसिएशन डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू एसेट्स, जिस एसेट्स पे डेप्रीसिएशन इंपोज किया जाएगा उस एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो उस एसेट्स को क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री फॉर द अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कभी अगर एसेट्स को बेचते हैं और बेच के पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट जा रहा है एसेट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? ये एंट्री नोट करिए, ये तीनों एंट्री बच्चे नोट करिए। हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट एंट्री इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स बेचे और बेचने पे अगर आपको लॉस होता है तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंट्री इन केस ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सेशन के एंड में डेप्रीसिएशन जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा गया है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल एसेट से रिलेटेड कितने एंट्री हो गए आपको? 6 एंट्री, ये नोट करिए और ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है? एसेट्स और डेप्रीसिएशन रिलेटेड 6 एंट्री होगा। इन्हीं एंट्री पे बेस्ड हम डेप्रीसिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं डेप्रीसिएशन पे बेस्ड। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी बच्चे एक बात बताएं आपको, जब भी डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन को पढ़ना तो उसका एक शॉर्ट की पॉइंट बनाते चलना, जिससे ना बनाने के दौरान क्वेश्चन इजी लगे। कैसे बनाते हैं बताते हैं। अभी पहले एक बार क्वेश्चन हमको पूरा पढ़ने दो और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। ऑन 1 अप्रैल 2019 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 90,000। 1 अप्रैल 2019 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया 90,000 का। स्पेंट यहाँ रुपीज का सिंबल होगा, रुपीज 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड रुपीज 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन, मतलब इंस्टॉलेशन। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. And after 10 years, its scrap value will be 20,000. 10 years के बाद इसका scrap value 20,000 होगा. Prepare machine account and depreciation account for 4 years. After providing depreciation on fixed installment method, accounts are closed on 31st March every year. देखो कहानी क्या है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को अतुल ग्लास लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया। क्या परचेज किया? मशीन परचेज किया। और मशीन कितने का परचेज किया है? 90,000 का,
ठीक है, प्लस मशीन को लाने में कैरेज दिया है 6000, कैरेज भी ऐड कर दोगे। मशीन को इंस्टॉल करने में जो इरेक्शन चार्ज दिया है, इंस्टॉलेशन चार्ज, वो भी ऐड कर दीजिए। कभी भी ना बच्चे कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदिएगा तो उसको लाने में जो आपने कैरेज दिया, इंस्टॉल करने में जो इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, मशीन को रखने के लिए जो आयरन पैड हुआ, वो सब उसके कॉस्ट का पार्ट होता है, उसको ऐड करते हैं। समझ बात ना? तो हमने मशीन खरीदा 90,000 का, लाने में 6,000 कैरेज दिए, 4,000 इंस्टॉलेशन चार्ज दिए। अब बताइए आपका मशीन कितने का हो गया? कहोगे सर 1 लाख का। ठीक है, अब आपका मशीन हो गया 1 लाख का। ठीक है, इसके बाद इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर्स। मतलब इफेक्टिव लाइफ दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, मशीन का जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है। 10 साल तक ये मशीन सही सलामत चलेगा। एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है अभी बताता हूं। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स 20,000 है। मतलब कि 10 साल बाद जब इस मशीन को बेचेंगे, कबाड़ समझते हो ना, कबाड़ी वाला जो होता है, कबाड़ में बेचोगे, जब मशीन यूजलेस हो जाएगा तो आपको 20,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू के लिए 2 और वर्ड है जो कभी कभी लिखा रहेगा। एक है ब्रेकअप वैल्यू, जब मशीन को तोड़ ताड़ के बेचेंगे, ब्रेकअप समझते हैं, ब्रेकअप लोग का होता है, टूट जाता है लोग, ऐसे ये ब्रेकअप वैल्यू जब मशीन को तोड़ के बेचेंगे तो लोहे टीने के भाव में, तो उसी स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है ब्रेकअप वैल्यू या रेसिड्यूअल वैल्यू। तो मशीन का स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स 20,000 है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट। आपको मशीन अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है? डेप्रीसिएशन अकाउंट। आपको हेलो हाँ, तो यहां पे बच्चे मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर्स। क्या बनाना है हमें? मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है और क्या बनाना है? डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट कितने साल का बनाना है? 4 ईयर्स का, 4 साल का। ठीक ना? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमें जो डेप्रीसिएशन है वो किस मेथड से बनाना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। बताए थे ना अभी कि स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिक्स इंस्टॉलमेंट। समझ गए बात ना? मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रीसिएशन इंपोज करना है। ओके, और आपको मशीन और डेप्रीसिएशन दोनों अकाउंट बनाना है। और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ये बात भी आपको ध्यान देना होता है क्योंकि कई क्वेश्चन में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। मतलब कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, इट मींस अप्रैल टू मार्च। और कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को। इसका मतलब कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है जनवरी से दिसंबर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में अगर टाइम दोगे ना तो सॉल्यूशन बनाने में टाइम कम लगेगा, और जल्दीबाजी करोगे अगर तो क्वेश्चन अक्सर गलती करोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आप क्वेश्चन को समझने में टाइम दो, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। अब देखो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हमें पता हो गया अच्छा कंपनी 1 अप्रैल 2019 को मशीन परचेज कर रही है 1 लाख का ओवरऑल सब कुछ मिला के, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रीसिएशन अकाउंट 4 ईयर्स का, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाना है, और 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है। हमने क्वेश्चन के की पॉइंट सब लिख दिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चे, अगर रेट दिया रहेगा तो रेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और रेट नहीं दिया रहेगा तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे ये देखिए। एनुअल डेप्रीसिएशन, अगर रेट नहीं दिया रहेगा तो एनुअल डेप्रीसिएशन कुछ इस तरह से निकालिएगा। एनुअल डेप्रीसिएशन इक्वल टू total cost of assets
माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना था 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है 10 ईयर्स, तो 80,000 का हो गया, 10 साल चलेगा, हर साल 8,000 वैल्यू क्या हो रहा है डेप्रीशिएट कर रहा है। अगर हमको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना हो, रेट निकालना हो, ये तो हमने अमाउंट निकाला, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना हो तो कैसे निकालिएगा बच्चे, एनुअल डेप्रीसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो एनुअल डेप्रीसिएशन कितना आया है 8,000, टोटल कॉस्ट ऐसे कितना है 1 लाख इनटू 100। तो ये कट करोगे ना, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये 00 से 00 कट गया, 8% एनुअल डेप्रीसिएशन आया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको बनाना है मशीन अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान देना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मशीन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना सिखाते हैं। देखिए, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये मशीन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। इतना पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना है। जैसे आपको कहा था ना मशीन अकाउंट बनाने को और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाने को, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मशीन अकाउंट बनाया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मशीन अकाउंट बनाया। ठीक है, अब सुनिए, मशीन अकाउंट हम बनाएंगे तो पहले मशीन अकाउंट सीखो बनाते कैसे हैं। जैसे आपने मशीन कब खरीदा था, आपने मशीन खरीदा था 1 अप्रैल 2019 को, कितने में परचेज किया था, ओवरऑल 1 लाख में। तो चलिए, मशीन जब खरीदोगे, जब सोचो मशीन जब आपने खरीदा, तो अगर आपको जर्नल एंट्री हम पूछे मशीन जब खरीदे थे 1 अप्रैल 2019 को, क्या एंट्री करोगे, सर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन डेबिट टू बैंक। जा सोचो, मशीन डेबिट टू बैंक और मशीन अकाउंट बना रहे हो, दिस इज द लेजर ऑफ मशीन। लेजर सिखाए थे ना कि मशीन अकाउंट बना रहे हो, मशीन डेबिट है, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में जाओगे और क्या लिख दोगे, टू बैंक। कब, 2019 में 1 अप्रैल को, टू बैंक अकाउंट की मशीन खरीदे हैं कैसे, पैसा देके 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, मशीन हो गया कितने का, 1 लाख का। ठीक है, और बहुत सिंपल वे में समझाएं तो इतना समझो कि कभी भी एसेट्स खरीदोगे तो डेबिट में लिखोगे, जिससे एसेट्स का वैल्यू बढ़े, जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स का वैल्यू बढ़े वो डेबिट में, और जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स का वैल्यू घटे वो क्रेडिट में। ठीक ना, इतना समझो। तो एसेट्स खरीदोगे तो डेबिट में, अब बेचोगे या डेप्रीसिएशन चार्ज होगा तो क्रेडिट में। एसेट्स खरीदोगे तो डेबिट में, बेचोगे या डेप्रीसिएशन चार्ज होगा तो क्रेडिट में, बेचने पे लॉस होगा तो क्रेडिट में, फायदा होगा तो डेबिट में। ठीक है, इतना समझ लो। अभी इस क्वेश्चन में बेचने के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में बस कहा गया है कि कंपनी ने एक एसेट्स खरीदा 1 अप्रैल 2019 को, तो डेबिट में कुछ भी लिखोगे टू लगा के और क्रेडिट में कुछ भी लिखिएगा तो बाई लगा के। समझ गए बात ना, जैसे लेजर था वैसे ही। तो अगर आपने मशीन अकाउंट खरीदा तो मशीन के डेबिट में आ जाओगे और लिख दोगे टू बैंक अकाउंट, कितने खरीदा 1 लाख। अब देखो, और कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है मशीन से रिगार्डिंग, बस आपको हर साल 8% मशीन का वैल्यू कम होगा, साल में 8,000 और
परसेंटेज में 8%, 8% मशीन का वैल्यू हर साल कम होगा। तो जरा सोचो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन इंपोज होगा इस फिगर पे होगा, इस 1 लाख पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस प्राइस पे खरीदे थे। तो इस 1 लाख का 8% कितना होगा? 1 लाख 8% कितना होगा? 8,000। 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? सेशन के एंड में। अगर आपका सेशन शुरू हो रहा है अप्रैल में और आपको कहा गया है कि आपका सेशन एंड होगा 31 मार्च को, दिया गया था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है। इसका मतलब कि आप अप्रैल टू मार्च फॉलो करो। तो 1 अप्रैल को सेशन शुरू हुआ, 31 मार्च को जब आपका सेशन क्लोज होगा, कब? जैसे 2019 में शुरू हुआ, इसका मतलब 2020 में क्लोज होगा 31 मार्च को, क्योंकि सेशन तो अप्रैल में 2019 में शुरू हुआ है, तो 31 मार्च 2020 को हमारा पहला सेशन क्लोज होगा। तो क्लोज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 1 लाख का मशीन है, 8% वैल्यू घट रहा है, मतलब 8,000 वैल्यू घट रहा है। ठीक है, अब फिर हम बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को, कि हमारे मशीन का वैल्यू कितना बच रहा है। तो बच्चे, अगर सेशन के शुरुआत में मशीन 1 लाख का था और 1 लाख में से 8,000 वैल्यू घट गया डेप्रिसिएशन इंपोज करने की वजह से, तो बताओ वैल्यू कितना बचा? क्योंकि सर 1 लाख में से 8,000 वैल्यू घट गया, अब बचा 92,000। सीडी मतलब कैरीड डाउन, ये बैलेंस अगले महीने कैरी किया जाएगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी लिखेंगे। तो बैलेंसिंग करना है, इधर का टोटलिंग 1 लाख हो गया, इसी बराबर में इधर भी 1 लाख लिख दीजिए। पहला सेशन आपका क्लोज हो गया, पहला सेशन आपका क्लोज हो गया मशीन अकाउंट का, कि मशीन खरीदे तो डेबिट में लिखे, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन इंपोज किए तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000, फिर इस 1 लाख में से ये 8,000 माइनस कर दिया, 92 बचा, फिर 1 लाख 1 लाख बराबर हो गया, पहले साल क्लोज हो गया। अब बताओ बच्चे, पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग। जैसे जो ये सीडी है ना, ये नेक्स्ट ईयर अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आपको एरो नहीं बनाना है, समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2020 को नया सेशन शुरू हुआ, अब पहले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल अगले साल ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना क्लोजिंग है? 92,000। अब कोई परचेज सेल तो हुआ नहीं है। अब देखो, सेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, ये सेशन, ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तो डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे 31 मार्च 2021 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। अब सुनिए बच्चे, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे किस फिगर पे चार्ज करेंगे? इस 92,000 पे कि 1 लाख पे? तो बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन जो इंपोज करेंगे वो 1 लाख पे इंपोज करेंगे, इस 1 लाख पे। तो इस 1 लाख पे डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अगेन 8% रेट है, तो 8,000 वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो फिर आप बाय बैलेंस सीडी करेंगे सेम डेट को, कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है? तो 92,000 में से 8,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 84,000। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, फिर थर्ड ईयर में बन जाएगा ओपनिंग, 1 अप्रैल 2021 को, टू बैलेंस बीडी, कितना? 84,000। अब ये सेशन कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर 1 लाख का 8% वैल्यू कम हो जाएगा, 8,000। अब बताओ, 84,000 में से 8,000 वैल्यू कम हो गया, अब वैल्यू कितना बचा? वैल्यू बचा 76,000। ये दोनों का सम 84,000 हो गया, ये 84,000 हो गया। 3 सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। 4 साल का बोला था बनाने के लिए, 1 साल का और अभी बनाएंगे। एक साल का और कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। ओके, फिर अगेन ये सीडी बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर में बीडी बन जाएगा। चलिए, कब?
1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी कितना 76,000। अब ये सेशन एंड होगा 31 मार्च 2023 को, तो अगेन डेप्रीसिएशन इम्पोज करेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो 8% 8,000 वैल्यू कम हो गया। अब वैल्यू कितना बचा 76 में से 8 कम हो गया तो कितना बचा 68,000। ठीक है, ये थर्ड सेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, थर्ड सेशन में जो क्लोजिंग आया वो नेक्स्ट सेशन में ओपनिंग लिख के छोड़ देना है, इतना तक काम करना है। ये क्लोजिंग को ओपनिंग लिख के 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी 68,000, यहां तक आपको लिखना था, यहां तक करना है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले बच्चे आपने एक एसेट्स खरीदा 1 अप्रैल 2019 को 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000। ठीक है, जैसे ये 90,000 आपने क्या किया था, ये पे किया था एसेट्स के लिए। इसके बाद ये 6,000 आपने क्या दिया, कैरेज दिया। ये 4,000 आपने इरेक्शन चार्ज दिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करते हैं कॉस्ट में। ठीक है, आपका मशीन हो गया 1 लाख का। डेप्रीसिएशन का रेट नहीं दिया था, जब रेट नहीं देता हो तो आप कैसे निकालते हो डेप्रीसिएशन, कि टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। आपके ऐसे जब कॉस्ट 1 लाख था, स्क्रैप वैल्यू 20,000 माइनस कर दिए, लाइफ 10 ईयर्स था, 10 से डिवाइड कर दिए। 1 लाख का एसेट्स था, 10 साल बाद 20,000 में बिक जाएगा, तो 10 साल बाद 20,000 में बिक जाएगा, तो 20 तो मिल ही गया ना जी। दाम कितना घटा 10 साल में, 80,000। 10 साल में 80, तो हर साल 8,000। एनुअल डेप्रीसिएशन का रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एनुअल डेप्रीसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। एनुअल डेप्रीसिएशन 8,000 आया है, टोटल कॉस्ट 1 लाख है, इनटू 100, 8% एनुअली डेप्रीशिएट कर रहा है। अब जरा सोचो, आपको 4 साल का मशीन अकाउंट बनाने को बोला था, तो सबसे पहला साल में आपने जब खरीदा वो लिख दिया, सेशन एंड हुआ 31 मार्च 2020 में, पहला साल, तो इस 1 लाख का 8% बाय डेप्रीसिएशन 8,000 लिख दिए। फिर इस 1 लाख में से 8 वैल्यू कम हो गया, बचा वैल्यू कितना 92 बाय बैलेंस शीट। इसमें से ये डेप्रीसिएशन माइनस करके सेशन के शुरुआत के में जो वैल्यू था उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 92। ये 92 जो है नेक्स्ट ईयर में बीडी बन गया टू बैलेंस बीडी। फिर सेशन के एंड में डेप्रीसिएशन इंपोज किए, कहोगे सर इस 92 पे नहीं करेंगे, नहीं बच्चे, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे 1 लाख पे। अगर यही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो इस 92,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते थे, समझ गए बात ना। बट ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस फिगर पे 8% बाय डेप्रीसिएशन 8,000 वैल्यू घट गया। अब सेशन के शुरुआत में वैल्यू 92 था, 8,000 वैल्यू कम हो गया, बाय बैलेंस सीडी 84। फिर ये सीडी 84 बीडी बन गया नेक्स्ट सेशन में। फिर डेप्रीसिएशन इंपोज किए थर्ड ईयर में, फिर इसमें से ये माइनस करके यहां पे लिखे। फिर अगेन फिर सीडी बीडी बन गया, फिर डेप्रीसिएशन इंपोज किए, फिर बाय बैलेंस सीडी लिखे 31 मार्च को, फिर ये सीडी नेक्स्ट सेशन में बीडी बन गया। 4 सेशन कंप्लीट हो गया, 5वें सेशन में ओपनिंग लिख के छोड़ देना है। इतना काम आपको करना है, समझ गए बात ना, इतना काम आपको करना है। अब हम आपको बताते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। ये तो हम बताए हैं मशीन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, कि जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स बढ़ेगा डेबिट में, जिससे घटेगा वो क्रेडिट में। आप जो जो एसेट्स पे डेप्रीसिएशन इंपोज कर रहे हो, आपके एसेट्स का वैल्यू घटते जा रहा है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है ना, डेप्रीसिएशन का लेजर। चलिए, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट क्वेश्चन में बोलेगा तभी बनाइएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये बहुत सिंपल है, पहले असेट्स अकाउंट बना लीजिएगा, फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाइएगा, ठीक ना। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट है,
ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। अब सुनिए, अब क्या करना है, अब आपको चलना है एसेट्स अकाउंट में, और उससे भी पहले हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि देखो डेप्रीसिएशन जर्नल एंट्री में कहां कहां आया था। एक आया था कि जब आप एसेट्स पे डेप्रीसिएशन इंपोज कर रहे थे तो उस समय डेप्रीसिएशन डेबिट था और एसेट्स क्रेडिट था। तो डेप्रीसिएशन डेबिट था तो आपने हर साल के अंत में, सेशन के एंड में 31 मार्च को, सेशन के एंड में 31 मार्च को आप डेप्रीसिएशन इंपोज किए होंगे। तो हर साल आप सेशन के एंड में 31 मार्च को एंट्री किए होंगे जर्नल एंट्री में, डेप्रीसिएशन डेबिट टू एसेट्स किए होंगे। तो एसेट्स डेप्रीसिएशन डेबिट टू एसेट्स, तो डेप्रीसिएशन के लेजर में अगर इसको पोस्टिंग करना होगा तो क्या करोगे, डेप्रीसिएशन डेबिट है तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में जाएंगे और टू एसेट्स लिख देंगे, जो भी एसेट्स पे इंपोज किए होंगे। फिर क्या किए होंगे बच्चे, उसके बाद इस डेप्रीसिएशन को सेशन के एंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिए होंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जब ट्रांसफर किए होंगे तो एंट्री किए होंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रीसिएशन। अगर इस एंट्री को डेप्रीसिएशन के लेजर में ट्रांसफर करना होगा तो डेप्रीसिएशन क्रेडिट है तो डेप्रीसिएशन के लेजर क्रेडिट में जाएंगे और लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। मतलब मैंने आपको समझाया कि डेप्रीसिएशन का दो जर्नल एंट्री में रोल प्ले हुआ है, एक में डेप्रीसिएशन डेबिट है और एसेट्स क्रेडिट है, तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में जाओगे और उस एसेट्स का नाम लिख दोगे। दूसरे में डेप्रीसिएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाओगे और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख दोगे। समझ गए बात ना? तो चलिए देखते हैं। तो जैसे देखो, आपने सबसे पहले डेप्रीसिएशन कब इंपोज किया था? आपने सबसे पहले डेप्रीसिएशन इंपोज किया था 31 मार्च 2020 में। किए थे? कितना डेप्रीसिएशन इंपोज किए थे? 8,000 इंपोज किए थे। फिर 31 मार्च 2021 में इंपोज किए, फिर 2022 में किए, फिर 2023 में किए, 4 साल। तो जरा सोचो कि आप 31 मार्च को जब डेप्रीसिएशन इंपोज किए होंगे तो जर्नल एंट्री क्या किए होंगे, डेप्रीसिएशन जब इंपोज किए होंगे तो 31 मार्च 2020 में 31 मार्च को जब डेप्रीसिएशन इंपोज किए होंगे, जर्नल एंट्री किए होंगे डेप्रीसिएशन टू एसेट्स। तो मतलब एसेट्स में कौन सा? मशीन। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन के लेजर में इसको पोस्टिंग करना है इस एंट्री को, तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में जाओगे और लिख दोगे टू मशीन अकाउंट। कितना इंपोज किए थे? 8,000। फिर सेम डे उसी 31 मार्च को जर्नल एंट्री में एंट्री किए होगे क्या चीज कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाओगे सेम डेट को और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। ये क्लोज हो गया, इसमें कोई सीडी नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में कोई सीडी नहीं होता है। फिर अगेन 31 मार्च 2021 में जब आप डेप्रीसिएशन इंपोज किए होंगे तो फिर टू मशीन पे चार्ज किए थे 8,000 और इस डेप्रीसिएशन को अगेन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 साल कंप्लीट। फिर तीसरे साल 31 मार्च 2022 को टू मशीन 8,000 अगेन उसी डेट को उस डेप्रीसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 3rd ईयर कंप्लीट हो गया। 4th ईयर में 31 मार्च 2023 को फिर टू मशीन कितना 8,000 डेप्रीसिएशन आया। फिर अगेन इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया हमारा डेप्रीसिएशन अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, फिर से देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको एसेट्स अकाउंट का लेजर बताया, ये हमारा मशीन अकाउंट है, ठीक है, और उसके बाद डेप्रीसिएशन। तो मशीन अकाउंट में क्या था कि मशीन का वैल्यू खरीदे थे
तो डेबिट में लिखे थे, मशीन का वैल्यू बढ़ा था, फिर सेशन के एंड में डेप्रिसिएशन इंपोज किए, फिर इस फिगर में से माइनस किए, क्लोजिंग बचा, फिर क्लोजिंग को ओपनिंग किए, फिर डेप्रिसिएशन इंपोज किए ओरिजिनल कॉस्ट पे, इस 1 लाख पे 8%, फिर डेप्रिसिएशन इंपोज किए, फिर इस वाले फिगर में से ये डेप्रिसिएशन घटा के यहाँ क्लोजिंग लिखे, फिर ये फिगर यहाँ पे लिखे, फिर डेप्रिसिएशन इंपोज किए, फिर क्लोजिंग लिखे, फिर ये ओपनिंग लिखे, फिर डेप्रिसिएशन इंपोज किए, फिर क्लोजिंग लिखे, ठीक है। और हर साल सोचो जब जब डेप्रिसिएशन इंपोज किए होंगे 31 मार्च 2020, 21, 22, 23, 4 बार किए ना 4 साल में, तो अब जब डेप्रिसिएशन इंपोज किए होंगे तो जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, तो हर साल के अंत में 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को, 21 को, 22 को, 23 को डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन ये एंट्री हुआ होगा ना, तो डेप्रिसिएशन का लेजर है, डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाके, डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाके टू मशीन टू मशीन टू मशीन टू मशीन हर साल के एंड में कर दिए, और सेम डेट को उस डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए। मतलब जो ही ये ट्रांसफर किए डेप्रिसिएशन टू मशीन, सेम डेट में फिर कर दिए होंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डेप्रिसिएशन, क्लोज हो गया। ये 4 वाला एंट्री हो गया, इस तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन बनाने को कहेगा जनरल एंट्री में, सॉरी लेजर में, तभी बनाइए डेप्रिसिएशन का लेजर, अदरवाइज केवल एसेट्स कहता है, कई बार कह देता है प्रिपेयर असेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तब दोनों बनाइएगा, अगर एक कहेगा तो एक बनाना है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, ये क्वेश्चन रहा बच्चे, सही से नोट कर लो। देखो मेन क्वेश्चन आपका ये था, मेन क्वेश्चन ये था, नोट इट। ये क्वेश्चन का वर्किंग नोट है, ये क्वेश्चन का वर्किंग नोट है, नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन का मशीन अकाउंट का लेजर अकाउंट है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर किया गया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद ये आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया गया है, नोट कर लीजिए इसको। इस तरह से ये आपको हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाया, और भी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट क्लासेस हम करेंगे। अब बच्चे आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है ये कहां पे है, लंका पे, वाराणसी में। तो जिन बच्चे को गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है वो गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर का ब्रांच लंका वाराणसी में है, आप ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं, या सीधे गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, तो आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अगर आपने YouTube चैनल गुडविल एडुकेयर का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल पे फ्री में आते हैं, चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUT हो, चाहे BCom या BBA हो, ठीक है। किसी भी कोर्सेज के लिए अगर आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए। फ्री लेक्चर के लिए YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज के वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, वीडियोज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और क्रेडिट आपको मिल सके। समझ गए बात ना। इसके साथ ही बच्चे अगर आप हमारा पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हो ऑनलाइन, अगर आपसे ऑफलाइन जोड़ना पॉसिबल नहीं है और ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री नोट्स भी हैं और पेड कोर्सेज भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड तक शेयर करिए, ताकि कॉमर्स में जो कॉमर्स का सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है गुडविल एडुकेयर, ये चैनल हर एक कॉमर्स के बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा या हमारे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।